हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 कृषि के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका चैप्टर नंबर 4 है और सब्जेक्ट आपका ज्योग्राफी है और क्लास 10 का है। तो सबसे पहले जैसे कि आप टॉपिक में देख रहे हैं, ये चैप्टर का नाम क्या है? कृषि। तो हम लोग बेसिक कृषि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इतना तो जरूर पता हो कृषि क्या होता है, कृषि किसे कहते हैं। तो कृषि क्या है? कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश क्या उत्पादन करती है? खाद्य पदार्थ, जिसको खाद्यान्न बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या करती है? खाद्यान्न उत्पादन करती है, ठीक है। और इसके अलावा, ठीक है, उद्योगों के लिए कच्चे माल, उद्योगों के लिए मतलब कारखाना के लिए कच्चे माल, ठीक है, इसका भी उत्पादन करती है। जैसे कि आधुनिक परिभाषा में क्या होता है कि एक और चीज, नई चीज को जोड़ा गया कृषि में, पशुपालन। पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन, इसे भी कृषि के अंतर्गत माना जाता है, ठीक है। तो कृषि का मतलब आप सभी पहले जानते थे ये कि कृषि का मतलब होता है कि खेती करना, ठीक है। जमीन पर जो हम लोग फसल का उत्पादन करते हैं उसे हो गया कृषि कहते हैं। लेकिन अब क्या है कि कृषि का मतलब है मान ली विभिन्न फसलों का उत्पादन करना, फलों सब्जियों, ठीक है। आपका हो गया पशुपालन, मत्स्य पालन, ठीक है। उद्योग के लिए कच्चे माल का उत्पादन करना, ये सभी जो हैं वो कृषि के अंतर्गत ही आते हैं। कच्चे माल कहने का मतलब मान लीजिए कोई फैक्ट्री खोला है और उसे, वो फैक्ट्री में क्या बनता है? चीनी बनता है, चीनी बनाना है। तो चीनी बनाने के लिए बेसिक हमें क्या आवश्यकता चाहिए? कच्चे माल। तो कच्चे माल में हमें चाहिए गन्ना। अगर गन्ना का उत्पादन किसान लोग करेंगे, गन्ने का उत्पादन होगा तभी तो गन्ने से चीनी बनेगा और गुड़ बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि कृषि क्या होता है बेसिकली, ठीक है। अब पढ़ेंगे कृषि के प्रकार, ठीक है। कृषि के प्रकार, कृषि के प्रकार, कृषि के प्रकार में हम लोग तीन चार पढ़ने वाले हैं, जिसमें से सबसे जो पहला है वो है प्रारंभिक, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, ठीक है। ये पहला है कृषि के प्रकार में, पहला हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसे देख लेते हैं। जैसे कि नाम से पता होगा, प्रारंभिक मतलब सबसे पहले, और जीविका निर्वाह कृषि, जीविका मतलब अपने जीवन यापन के लिए, अपने भरण पोषण के लिए ये खेती होता था, अपने जीवन के निर्वाह करने के लिए, ठीक है। सिर्फ अपना भरण पोषण के लिए ये कृषि किया जाता था। मतलब इस कृषि का मतलब ये नहीं कि लोग पहले खेती करते थे और कच्चे उद्योगों के लिए, फैक्ट्री के लिए कच्चे माल को तैयार करना, या फिर कह सकते हैं कि बेचने के उद्देश्य से, ये इसका कोई उद्देश्य नहीं था, ठीक है। इसका एक ही चीज था कि जीवन निर्वाह, जैसे कि जीविका निर्वाह समझ रहे हैं ना, जीवन, अपने जीवन यापन के लिए, है ना, ये कृषि की जाती थी। और ये प्रारंभिक मतलब बहुत पहले से चलता रहा, मतलब इससे पुराना कोई कृषि का जो प्रकार नहीं है, स्टार्ट यही था। सबसे जो पहला विधि था खेती करने का यही था, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। आदि मानव के काल के जमाने से ये चलते आ रहा है। जैसे कि आप जानती होंगे कि सबसे पहले जो इस कृषि को आप क्लास 8 में ही पढ़े होंगे, इसके अनेक नाम हैं। जैसे बोलते हैं ना, झूम की खेती, इसी को कहा जाता है, ठीक है। घुमंतु कृषि, स्थानांतरित कृषि, इसके बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। तो इसी का नाम है झूम की खेती, घुमंतु कृषि, स्थानांतरित कृषि, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। तो ये खेती कैसे होता था और ये क्यों होता था? देखिए, ये जो कृषि होता था, इसका उद्देश्य होता था कि अपने जो परिवार के सदस्य हैं, अपने परिवार के सदस्य, ठीक है, सदस्यों के भरण पोषण के लिए,
भरण पोषण के लिए किया जाता था। ठीक है, इसमें क्या करते थे, मान लीजिए जमीन के एक टुकड़े को, मान लीजिए जमीन का एक टुकड़ा है और इसमें जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते थे या और भी कुछ कचरा होता था, इसको साफ करता था। ठीक है, इसे साफ करके, जैसे कि आप झूम की खेती में पढ़े होंगे कि जो इसमें जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते थे उसको काट करके, है ना, मतलब इस जमीन को साफ करके जो कचरा होता था उसको जला देता था। ठीक है, और जलाने के बाद जो राख होता था उस राख को इसी में छिड़क देता था। कहने का मतलब वो एक उर्वरक के रूप में कार्य करता था, उसमें चूंकि पोटास की मात्रा होती थी। तो इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले इस जमीन को साफ किया, साफ करने के बाद जो भी घास भूसा कुछ भी थे, छोटे छोटे पेड़ पौधे थे, उसको जला दिया, उसका राख को रखा गया और यहाँ पे खुदाई किया गया इस जमीन को। ठीक है, खुदाई करने के बाद ये जो राख बचा था इस राख को इसमें छिड़क देते थे। और इसके बाद इसके बाद मतलब ये इसमें खेती तब तक करते थे जब तक इसमें क्या होता था, जब तक इसमें उपजाऊ होता था, मतलब जब तक ये जमीन उपजाऊ होता था तब तक ये खेती करते थे। और जैसे ही इसका उपजाऊ खत्म होता था, मतलब इस जमीन की उर्वरता जैसे समाप्त हो जाती थी, ठीक है, इस जमीन की उर्वरता समाप्त हो जाने के बाद, खत्म हो जाने के बाद, लोग इस जगह को छोड़ करके और किसी दूसरे भूमि को फिर साफ करते थे और वहां पे खेती करते थे। मतलब एक जगह स्थिर नहीं रहते थे, है ना। मान लीजिए अभी यहाँ फसल उगाया 2 3 4 महीना के लिए, 1 से 2 बार उगाता था। इसके बाद फिर यहाँ से दूसरे जगह, इस जगह को छोड़ करके फिर दूसरे प्लेस पे चला गया, फिर वहां पे खेती करता था। ठीक है, इस प्रकार से सब क्या करते थे, खेती करते थे। तो इसीलिए इसका नाम दिया गया घुमंतु खेती या झुम की खेती। मतलब इसमें एक जगह खेती ना करके घूम घूम के खेती करते थे। ठीक है, क्योंकि ये सब का कोई अपना एक एक जगह गांव नहीं होता होगा, तभी तो लोग ऐसा खेती करते थे। अगर मान लीजिए एक जगह, अगर इसका स्थिर एक गांव या घर होता, एक ही जगह स्थित होता हमेशा के लिए, तो फिर इस जगह को छोड़ के वो नहीं जाते। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार की जो कृषि है भारत के, इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें जमीन के, भूमि के एक छोटे से टुकड़े को, है ना, छोटे से टुकड़ों पर, है ना, क्या करते थे, खेती करते थे। और ये अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करता था। इसे कर्तन, नहीं दिख रहा, सॉरी, आगे करते हैं, कर्तन दहन प्रणाली भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्लैश एंड बर्न, स्लैश एंड बर्न इसे इंग्लिश में कहा जाता है, और इसे कर्तन दहन प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक है, अब बताते हैं कि किसान जो इसमें जो किसान होता था जमीन के टुकड़े को साफ करता था, बता दिए ना, और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलों को उगाते थे। ठीक है, तो किसान उस भूमि के टुकड़े से क्या करते थे, मान लीजिए जब इस जमीन की उर्वरता खत्म हो जाती थी तो इस जमीन को छोड़ करके किसी दूसरे जमीन पे चले जाते थे और वहां पे उस भूमि के टुकड़े को साफ करते थे, और साफ करने के बाद फिर वहां खेती करते। तो ये परंपरा चलते रहता था, इसी का नाम दिया गया झूम की खेती। मतलब इसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम की खेती कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, झूम की खेती कहते हैं। सेकेंड है गहन जीविका कृषि। ठीक है, पहला पढ़े थे, पहला क्या पढ़े थे,
कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, और दूसरा भी पढ़ने वाले हैं कि गहन जीविका कृषि। ठीक है, तो गहन जीविका कृषि में क्या होता है कि इस प्रकार की कृषि में, ठीक है, इस प्रकार की जो कृषि होती है इसमें उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पे जो जनसंख्या है, जहां पे जनसंख्या क्या है, अधिक है। ठीक है, जहां पे जनसंख्या अधिक है और जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब गहन जीविका कृषि, वहां पे गहन जीविका मतलब अधिक कृषि होती है। और कहाँ पे होती है, मान लीजिए कोई जगह है, कोई छोटा सा राज्य ले लीजिए, ठीक है, और वहां पे जनसंख्या बहुत अधिक है, बहुत अधिक है, ठीक है, और वहां पे जमीन कम है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है और जमीन मान लीजिए बहुत कम है, ये आपका मान लीजिए जमीन, ठीक है, इतना सारा जमीन है और जनसंख्या पूरा भरा हुआ है। तो ऐसे जगहों में क्या होता है कि लोग रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं, HIV, है ना, मतलब जो उत्तम किस्म के जो बीज होते हैं ना, उस बीज का प्रयोग करते हैं जिसमें अधिक से अधिक जो है सो फसल होती है। कीटनाशक दवा ये सब का प्रयोग करके, ठीक है, और कम जमीन में अधिक से अधिक ये सब क्या करते हैं, फसल को उपजाने का काम करते हैं। ठीक है, जमीन कम है, जैसे पहले क्या था, हरित क्रांति जब नहीं आया था तो मान लीजिए आपका ये 1 एकड़ जमीन है और 1 एकड़ में मान लीजिए इसमें आपका गेहूं आप जब उपजाते हैं, ठीक है, तो पहले होता था मान लीजिए 2 क्विंटल। अब क्या हुआ, जब जैसे ही आया आपका हरित क्रांति, मतलब इसमें आपका उत्तम किस्म के बीज जिसमें अधिक से अधिक जो है सो फसल होता है ना, कीटनाशक दवा और रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करके वो सब अधिक से अधिक जो फसल का उत्पादन करते हैं, ये जब सिस्टम चलने लगा, ठीक है, अब क्या हुआ, जमीन तो उतना ही है, उत्पादन बढ़ गया, अब 2 के जगह हो जाएगा 8 क्विंटल। तो डिफरेंट है ना। तो ऐसा ही होता है गहन जीविका कृषि में, ठीक है, जमीन कम होता है लेकिन अधिक उपजाऊ करते हैं लोग रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करके और उत्तम किस्म के बीज का प्रयोग करके। चलिए, तीसरा है वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, कहता है इस प्रकार की कृषि के जो मुख्य लक्षण हैं वह अधिक आधुनिक निवेशों जैसे अधिक, है ना, अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। वाणिज्यिक से आपको नाम से पता चलता होगा कि इसका मतलब होता है कि इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि बेचने के उद्देश्य से। ठीक है, मतलब ऐसा कृषि जिसमें हम जिसका उत्पादन जो करेंगे वो बेचने के लिए करेंगे और अधिक से अधिक उत्पादन करेंगे। तो इसमें क्या होता है, जनरली क्या होता है कि सबसे पहले आपको अधिक से अधिक उत्पादन करना है फसल का, तो जो अच्छे पैदावार वाले जो बीज होते हैं उसका प्रयोग करेंगे और फिर जो रासायनिक उर्वरक हैं, ठीक है, उसका प्रयोग करेंगे, कीटनाशक जो दवा होता है उसका प्रयोग करेंगे और ये सब प्रयोग करने के बाद आप क्या करेंगे, अधिक से अधिक जो फसल होते हैं उसका उत्पादन करेंगे और अधिक उत्पादन करके उसको बेचने का उद्देश्य से करेंगे। ठीक है, मतलब बेचने के लिए ऐसा करते हैं। तो ये हो गया वाणिज्यिक कृषि, मतलब व्यवसाय के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है रोपण कृषि। ठीक है, रोपण कृषि में क्या होता है ना कि ये भी एक व्यवसाय की जैसा है, मतलब इसका भी उद्देश्य क्या होता है, बेचना। ठीक है, जिससे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, कोई किसान है और वो अधिक से अधिक चाय का खेती कर रहा है, मान लीजिए बहुत बड़ा किसान है। तो ऐसा नहीं कुछ चाय का अगर कृषि खेती कर रहा है, चाय का उत्पादन कर रहा है तो सिर्फ अपना घर में पीने के लिए करेगा, वो तो बेचेगा ना, क्योंकि उतना पूंजी लगा, चूंकि जब अधिक से अधिक फसल का उत्पादन करता है उससे बहुत सारा पूंजी लगाना पड़ता है,
तो कहता है रोपण कृषि भी एक प्रकार का जो वाणिज्यिक कृषि है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि एक व्यक्ति अकेले इतना बड़ा मतलब कर सकता है। हाँ, अगर किसी व्यक्ति के पास पूंजी है, पैसा बहुत है, ठीक है, तो भी वो अकेले नहीं कर सकता है। उसे श्रमिकों का मदद लेना पड़ेगा, मतलब मजदूरों की सहायता से ही कर सकता है। वो अपने आप नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके पास पैसा है, वो मजदूर को लगाएगा और मजदूर की सहायता से क्या करेगा, उत्पादन करेगा फसल का। जिससे मान लीजिए उसे उत्पादन करना है चाय का, कॉफी का, रबड़ का, ठीक है, गन्ना, केला इत्यादि का उत्पादन करना है, तो उसे मजदूर की सहायता से करना पड़ता है। तो रोपण कृषि के अंतर्गत में ये सब आते हैं। कौन कौन? चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि सब रोपण फसल है, ठीक है। रोपण कृषि में भी जो उत्पादन होता है, इसका एक ही उद्देश्य होता है कि बिक्री के लिए होता है। किसके लिए होता है? बिक्री के उद्देश्य से किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि शेष प्रारूप। कहता है भारत में 3 शेष ऋतुएं हैं जो इस प्रकार है। कौन कौन? एक आप देखते हैं कि जो रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल, ये 3 फसल का उत्पादन होता है और ऋतु के आधार पर होता है। जैसे कि अगर आप बात करें रबी फसल का, ठीक है, तो रबी फसल में क्या होता है कि शीत ऋतु में अर्थात अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोया जाता है। तो वैसे फसल जो शीत ऋतु में बोया जाता है या अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोया जाता है, उसे रबी फसल कहते हैं, ठीक है। और इसे काटा कब जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के बीच में से काटा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में लेंगे तो आपको गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, तो इसको समझ लेंगे। शीत ऋतु, शीत मतलब ठंडा में, है ना, जब शीत गिरता है, तो कहने का मतलब शीत ऋतु में अर्थात अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जो फसल बोया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? रबी फसल कहते हैं। और उसे काटा कब जाता है? तो उसे काटा जाता है अप्रैल से जून के बीच में काट लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है खरीफ फसल। कहते हैं मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है। वैसे फसल जो मानसून के आगमन के समय बोई जाती है, ठीक है, और अक्टूबर में सितंबर से अक्टूबर के बीच काट ली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। जैसे कि आपका हो गया चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब क्या होता है कि जब मानसून के आगमन के समय, कहने का मतलब जब मानसून स्टार्ट होता है, शुरू होता है गिरना, ठीक है, जब मानसून आता है तो उस समय खरीफ फसल को बोया जाता है और फिर सितंबर से अक्टूबर के बीच में से काट लिया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। ये सब इसका नाम दिया हुआ है एग्जाम्पल में, जैसे कि आप देख सकते हैं चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है जायद फसल। जैसे कि मैंने आपको 3 फसल बताया था। एक था आपका रबी फसल, दूसरा खरीफ फसल, तीसरा जायद फसल। तो रबी फसल किससे कहते हैं? जो शीत ऋतु में बोया जाता है। और खरीफ फसल किससे कहते हैं? जो मानसून के आगमन के समय बोई जाती है। और जायद फसल किससे कहते हैं? तो रबी और खरीफ फसल ऋतु के बीच, है ना, इसके ये दोनों के बीच में जो बोया जाता है। तो कहने का मतलब ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद फसल कहते हैं। अगर इतना नहीं बोलना चाहते तो सिर्फ आप ये भी बोल सकते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद फसल कहा जाता है, ठीक है। जैसे तरबूज, है ना, खरबूज, खीरे, और इसके बाद है आपका सब्जियां, चारे इत्यादि।